हम कुछ क्वेश्चनों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी टीआरई 3 के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। कल हम एनसीईआरटी का करेंगे पूरे जोर से अध्ययन, केवल क्वेश्चन का ही कलेक्शन होगा एनसीईआरटी का। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन का भारत के औद्योगिकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला ऑप्शन है अनौद्योगिकीकरण की ओर ले गया, औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ, भारतीय कपड़ा उद्योग का विकास अच्छी गति से हुआ, हस्तकला उद्योग का स्थान भारी उद्योगों ने ले लिया। तो इसका सही प्रश्न क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा कि अनौद्योगिकीकरण की ओर ले गया, यानी कि ब्रिटिश शासन का भारत के औद्योगिकीकरण के प्रभाव क्या पड़ा है? अनौद्योगिकीकरण की ओर ले गया। मतलब क्या होगा कि भारत का जो पहले से उद्योग चल रहे थे, जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे आके अपना उद्योग स्थापित किया तो भारत का उद्योग क्या हो गया? समाप्त हो गया। निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। निकासी की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? प्लासी के युद्ध से, 1857 के विद्रोह से, बंगाल विभाजन से, प्रथम विश्व युद्ध से। तो निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जैसे ही ब्रिटिश ने जीत लिया, ठीक है, उस युद्ध में उन्होंने यहाँ पे अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर दी और यहाँ से निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। भारत में रेल प्रारंभ करने का कंपनी का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि भारत में जो कंपनी ने रेल का प्रारंभ किया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना, ऑप्शन बी है भारत को संगठित करना, भारत का औद्योगिकीकरण करना, भारत की आर्थिक दशा को सुधारना था। यानी कि वो रेल का जो अध्यापन किया था यहाँ पे, वो अपने स्वार्थ के लिए किया था। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना। या 3 ऑप्शन, भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, संगठित करना है, औद्योगिकीकरण करना, ये उनके मकसद में नहीं था। भारत में आधुनिक उद्योगों के तिथिक्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? कॉफ़ी, नील, जूट, चाय। पूछा क्या है प्रश्न में कि भारत में आधुनिक उद्योगों के तिथिक्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? तो जूट का उत्पादन आता है। किन 2 स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था? अहमदाबाद एवं सूरत, बीकानेर एवं जोधपुर, कलकत्ता से रानीगंज, मद्रास से अर्काट। तो किन 2 स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था? ये है कलकत्ता से रानीगंज, यानी कि रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ था कलकत्ता से रानीगंज। आप कहोगे कि मुंबई और ठाणे, तो वो पहली रेल चली थी, लेकिन रेलवे मार्ग का सबसे पहले निर्माण कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता से रानीगंज हुआ था। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने, आर.सी. दत्त ने, मदन मोहन मालवीय ने, दादा भाई नौरोजी ने। ये सबको पता है इसका आंसर, ठीक है, कि आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 7वां प्रश्न है कि भारत के धन का ब्रिटिश शासनागत निर्ममतापूर्वक निष्कासन हो रहा है, इस तथ्य को सबसे अधिक अभिव्यंजक शब्दों में कहने वाले कौन थे? तो ऑप्शन है आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, ए.ओ. ह्यूम। प्रश्न क्या है कि भारत के धन का ब्रिटिश शासनागत निर्ममतापूर्वक निष्कासन हो रहा है, यह कथन किसने किया था? तो यह कथन कहा था ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त दोनों ही गोखले के अनुगामी थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे, समाचार पत्रों के संपादक थे। तो ये क्या है? भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था? यानी कि मद्रास में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था स्थापित की गई थी उसके साथ कौन जुड़ा था या किसने इसकी स्थापना करी थी? मैल्कम था, मेटकाफ था, मुनरो था, एल्फिंस्टन था। तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन सा जुड़ा था? तो 9वां प्रश्न का ऑप्शन है मुनरो। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति का क्या परिणाम हुआ? अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति, इन्होंने जो आर्थिक नीति अपनाई थी उसका क्या परिणाम हुआ?
विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, भारतीय कुटीर उद्योग की हानि हुई, भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया। सही कथन सही है। यानी कि ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई 3 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। अंग्रेजी की आर्थिक नीति का क्या परिणाम हुआ? तो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति का परिणाम, इसमें सभी कथन सही होंगे। उनके आर्थिक नीति के भारतीय शक्तियों, भारतीय जो संसाधन थे उस पर उसका असर पड़ा था। भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, मुक्त व्यापार, भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति, भारतीय कारीगरों का लुप्त होना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा 11वें नंबर का, कि भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। हस्तशिल्प का मतलब है कि जो हाथ से शिल्प बनाए जाते थे, जो कलाकारी की जाती थी। तो उसमें कौन सा? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जुड़ा हुआ है, मुक्त व्यापार जुड़ा हुआ है, भारतीय कारीगरों का लुप्त होना भी जुड़ा हुआ है, भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति इससे नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 1925 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश किसने की थी? हार्टंग समिति ने, यंग आयोग ने, एकबर्थ समिति ने, हेटर आयोग ने। किसने करी थी? भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश किसने की थी? एकबर्थ समिति में। अभी भी भारत में भी फिलहाल में हुआ था रेलवे बजट, और ये बजट जो होता था सामान्य बजट, दोनों पास होता था साथ में, तो एक को अलग कर दिया गया था। रेल सेवा का उद्देश्य था जिसे अंग्रेज़ों ने स्थापित किया, आवागमन हेतु, माल ले जाने के लिए, सेना तथा व्यापार हेतु, अपनी तकनीकी के प्रसार हेतु। सेना तथा व्यापार हेतु रेल सेवा का उद्देश्य था, जिसे अंग्रेज़ों ने क्यों स्थापित किया? सेना तथा व्यापार हेतु रेल सेवा का स्थापित किया था अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व किसे था? ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व किसके पास था? जमींदार के, तो व्यक्तिगत कृषक को था, ग्राम समुदाय को था, उक्त में सभी को था। यानी कि ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व का था, सभी को था। यानी जमींदार को भी था, ग्राम समुदाय को भी था, और व्यक्तिगत कृषक को भी था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? एफ डिस्ट्रिक्ट सिविल का अफसर ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, विलियम पिट ने, फिलिप फ्रांसिस ने। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो फिलिप फ्रांसिस ने किया था। 17वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? कॉर्नवालिस ने, जॉन शोर ने, जेम्स ग्रांट ने, फिलिप फ्रांसिस ने। तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? तो जेम्स ग्रांट ने विरोध किया था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भूमि की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता। ऑप्शन बी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश। ऑप्शन सी है कंपनी से जुड़े किसानों के नए वर्ग का सृजन। ऑप्शन डी है भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, यानी 18 नंबर का ऑप्शन क्या सही होगा? ए सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? इस्पात का, ऊनी वस्त्र का, कोयले का, कपास का। तो कपास का। 19वीं सदी में अंग्रेज भारत से किस वस्तु का निर्यात करते थे? कपास का निर्यात करते थे। प्रश्न संख्या 20। 19वीं सदी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? प्रश्न क्या है कि 19वीं सदी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? तो सूती वस्त्र था। ठीक है। अस्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? अस्थायी भूमि व्यवस्था संपूर्ण भारत में, देश के उत्तरी भाग में, पंजाब को छोड़कर देश के शेष उत्तरी क्षेत्र में, बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में।
तो बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में अस्थायी भूमि व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग से हुआ था? जूट में, कोयला में, जलयान निर्माण में, रेलवे में। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग से हुआ था? तो रेलवे से हुआ था। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ किस उद्योग से शुरू हुआ? रेलवे से शुरू हुआ। किस क्षेत्र में महलबाड़ी प्रथा लागू थी? पंजाब क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत में, बम्बई व मद्रास क्षेत्र में, असम में। तो महलबाड़ी प्रथा कहाँ लागू थी? पंजाब क्षेत्र में लागू थी। रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी संयुक्त प्रांत में, आसाम क्षेत्र में, बम्बई एवं मद्रास में, पश्चिमोत्तर प्रांत में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी? बम्बई एवं मद्रास में लागू थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से चाय के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के प्रारंभिक दशक में शुरू किया। इसे अमेरिकी कंपनियों ने प्रारंभ किया। इसका उत्पादन देश में प्राचीन काल से होता था। इसे पुर्तगालियों ने शुरू किया था। तो 25वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के प्रारंभिक दशक में शुरू किया। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योगों की सही रूप से पूर्वगामी होगी, यह वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने, एटकिंसन ने, लॉर्ड कार्ल मार्क्स ने, मैकाले ने। तो कार्ल मार्क्स ने दिया था इस वक्तव्य। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योगों को सही रूप से पूर्वगामी होगी, यह वक्तव्य दिया। बंगाल के दौरे शासन का अंत किया वेलेजली ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के दौरे शासन का अंत किया। प्रश्न संख्या 28, 1793 ईस्वी में जमा को अस्थायी रूप से निर्धारित करके कॉर्नवालिस चाहता था उनकी जमींदारी के आकार और महत्व की चिंता किए बिना केवल दूरदर्शी जमींदारों को बनाए रखना। ऑप्शन बी है विद्यमान जमींदारों के स्थान पर अधिक मितव्ययी वर्ग की स्थापना करना। ऑप्शन सी एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था। जमींदारों को अंग्रेज भूपतियों के समान स्थिति में रखना। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था। प्रश्न संख्या 29, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने भारत में 1916 में औद्योगिक आयोग का गठन किया। कारण वे भारत के उद्योगों को विकसित देखना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर 29 कथन ए सही है किंतु आर सत्य है, क्योंकि अंग्रेज कभी भी भारत को विकसित होना नहीं देखना चाहेंगे। भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक भारतीय पूंजी रही? ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का ऑप्शन कौन सा है? सूती कपड़ा। प्रश्न संख्या 31, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांतों की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने निंदा की थी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा मुख्य कारण था? भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में उदासीन होना, कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में असफल होना, ब्रिटिश शासन के अधिकार काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर चलाना। आप तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर भारी चुंगी लगाई अथवा रोक नहीं लगाई? स्पेन ने, इटली ने, फ्रांस ने, हॉलैंड ने।
भारतीय कपड़ों के आयात पर भारी चुंगी लगाई अथवा रोक नहीं लगाई। सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लॉर्ड लिटन के निर्णय से निम्नलिखित में से किसे लाभ मिला? ब्रिटिश उद्योग को, भारत सरकार को, भारतीय जनता को, भारतीय उद्योग को? ब्रिटिश उद्योग को। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? इंग्लैंड डेट टू इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कागर्स ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन ए, इंग्लैंड डेट टू इंडिया में। निम्नलिखित में से किस उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई? कपास में। कौन सा उद्योग ऐसा था जिसमें विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई थी? कपास में नहीं लगाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से रकम भेजने की समस्या प्रारंभ में कैसे सुलझाई? भारत से अनाज के आर्थिक निर्यात के विकास द्वारा, यूरोप की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में कपास एवं सिल्क की वस्तुओं के निर्यात द्वारा, नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा, जूट के विकास एवं यूरोप को इसके निर्यात के प्रोत्साहन द्वारा। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा। कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया? कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रारंभ किया? भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात, भारतीय वस्तुओं के क्रय हेतु बक्सर की लूट, निःशुल्क अंतर्देशीय व्यापार से लाभ एवं दीवानी राज्य का अधिशेष, भारत में खरीद के लिए भारतीय साहूकारों को उधार लिया धन। तो इसका 38वां का ऑप्शन होगा ए, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनसे बुलियन आयात। हिटले कमीशन का संबंध किससे था? श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा के पुनर्गठन से। तो हिटले कमीशन का संबंध था श्रम से। प्रश्न संख्या 40, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में ह्रास, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर ऊंचा होना। तो 40 का क्या है? सी, ब्रिटेन को होने वाले निर्यात का प्रशुल्क दर ऊंचा होना। नीचे 4 उद्योगों दिए गए हैं जो भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए थे। जूट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्रोद्योग, चीनी उद्योग। कौन उद्योगों के विकास के सही क्रम को काल दृष्टि में समझाइए? तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 3, 1, 2, 4, यानी कि सबसे पहले वस्त्र उद्योग आया, फिर जूट उद्योग आया, फिर उसके बाद लौह एवं इस्पात उद्योग आया, फिर चीनी उद्योग आया। ब्रिटिश राजकाल में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण क्या था? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की बर्बादी, लोगों का खर्चीला स्वभाव, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग, कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता। तो 42 का सी, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। निम्न में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं? भू राजस्व, नमक और अफीम के व्यापार का एकाधिकार, माल भाड़ा, रूपांतरण ऋण पत्र, साइर अर्थात सीमा शुल्क, पत्कर, उत्पादन कर आदि। 43 का बी, 1, 2, 5, यानी भू राजस्व, नमक और अफीम के व्यापार का एकाधिकार और साइर अर्थात सीमा शुल्क, पत्र, उत्पादन कर आदि भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। बंगाल में 1757 से 1780 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन कितना था? तो 80 मिलियन पाउंड था। सरकारी साख का सुझाव किसने दिया था? सरकारी साख का सुझाव फ्रेडरिक निकल्सन ने दिया था। प्रथम वाणिज्य बैंक कहाँ पे स्थापित हुआ था? प्रथम वाणिज्य बैंक कलकत्ता में स्थापित हुआ था। बंगाल में अकाल का कारण क्या था? सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे और आगे उसके बाद हम करेंगे।